हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि ये वीडियोस आपको न्यूज़पेपर्स को एक बेटर वे में कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करती हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that। और अगर आपने मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं विजन IAS की, मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपको पता है कि वर्डिक्ट आई है EWS कोटा पे, तो वो इतना कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा ये वाला एस्पेक्ट तो हमने कवर ही नहीं किया था। तो क्वेश्चन कैन बी अच्छा, मतलब वर्डिक्ट ये कहती है कि इट गोज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा? अगर हम याद करें 2015 में एनजैक कमेटी को स्ट्राइक डाउन किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। या फिर बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है। तो इस जगह बेसिक कोर है क्या? व्हाट इज द कोर ऑफ दिस वर्डिक्ट? या फिर क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है एकदम डायरेक्ट कि क्या चार क्वेश्चंस थे, चार इश्यूज क्या थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में उन्हें देखने थे। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आने लग पड़े हैं। 5 पॉइंट्स इसके बारे में लिखिए, 5 क्या क्वेश्चंस थे WPI के इंडेक्स में एंड ऑल ऑफ दैट आप जानते हैं। टेक अप द पेपर, सिट विद देम एंड एनालाइज देम, आपको समझ आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स के, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। ये सारा बहुत ही, अगर आप द हिंदू पढ़ेंगे तो बिट्स एंड पीसेस में हर जगह आपको 6-7 आर्टिकल्स मिल जाएंगे आज की न्यूज़पेपर में। लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट मैनर में अगर आप जानना चाहते हैं, ताकि you're done with a click of your hands कि अच्छा हमें अब और कुछ नहीं जानना, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। गवर्नर alleges constitutional collapse in Kerala। देखिए गवर्नर का जो रोल है बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन एकदम परसिस्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है गवर्नर पे कोई ना कोई क्वेश्चन। और आज तक हमने हमेशा ये देखा है कि गवर्नर के खिलाफ ये एलिगेशंस लगी हैं कि ये सेंटर के एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करते हैं। जो भी सेंटर पे रूलिंग पार्टी होती है उनके, और बहुत सारे टर्फ्स होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क ना करना। पर जिस तरह का टर्फ हम केरला में देख रहे हैं, आई थिंक इन द रीसेंट हिस्ट्री इस तरह का आउटलैश दोनों के बीच में नहीं हुआ है, सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट और गवर्नर के बीच में। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इट इज स्ट्रेच्ड लाइक एनीथिंग। क्योंकि मंडे को बेसिकली क्या हुआ है, मिस्टर खान, आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के गवर्नर है, उन्होंने एक फुल ब्लोन अटैक किया है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केरला के गवर्नमेंट के ऊपर। कि देखिए बेसिकली अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने इनिशिएट कर दिया है द प्रोसेस ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के कोलैप्स का ये जो फ्रेज है आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता है, प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंट रूल का लगने का ग्राउंड यही होता है। जब गवर्नर एक रिपोर्ट अपनी सबमिट करे प्रेसिडेंट को कि मेरी इस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कोलैप्स हो गया है, तो प्रेसिडेंट रूल लगने के इट इज वन ऑफ दोज ग्राउंड्स। तो इनका ये कह देना ऑफ कोर्स बहुत, आप कह सकते हैं ये टर्फ बहुत ज्यादा, ये टसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। अगर हम देखिए आप यहाँ का आउटलाइन सुनिए इनका। ही सेड दैट आई वुड अर्ज देम टू गो हेड। मैं कहता हूँ आप सरकार और उनके लोगों को कहता हूँ आप जाइए, आगे बढ़िए, आप और प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, आप राजभवन में आके प्रोटेस्ट करिए, हमारे बाहर आके आपको जो करना करे, आपको मुझे अटैक करना है, मैं रोड पे खड़े होकर आप मुझे मार दीजिए, जो करना है आप करिए। बट आई फॉर श्योर कैन से कि आपने इनिशिएट कर दिया है कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन योर स्टेट। ये बेसिकली वहां के गवर्नर का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो और साथ ही में देखिए उन्होंने बोला है कि प्रोटेस्ट बेसिकली क्यों होने वाली है राजभवन के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर अगेंस्ट सीजर थॉमस, जिनको बेसिकली APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलरशिप दी गई है, तो इनके काफी खिलाफ हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली
इसी इस हर जो पूरा इशू है, व्हाट इज द इशू ऑफ कंटेंशन? चांसलरशिप, वाइस चांसलरशिप। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, चांसलर तो कौन होते हैं बाय डिफॉल्ट? अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उनके बाय डिफॉल्ट चांसलर होते हैं वहां के गवर्नर, है ना। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, बाय डिफॉल्ट वहां के चांसलर होंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस चांसलर एक बहुत बड़ी पोजीशन है एक्चुअल में। सब कुछ जो संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाइस चांसलर ही संभालते हैं। वो तो ही एक्ट्स इन द नेम ऑफ चांसलर, यानी कि गवर्नर। तो वाइस चांसलर की पोस्ट बहुत ज्यादा कंटेंशियस है। और आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है कि वहां पे बहुत नेपोटिज्म होता है, चीफ मिनिस्टर अपने दोस्त की वाइफ को वहां पे इस तरह के केसेस सामने आए हैं, फेवरेटिज्म, उनको अपॉइंट किया गया है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ऑन द प्रोटेस्ट रैली, ओके, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द प्रोटेस्ट। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है। ओके, कॉर्पोरेट और पेरिस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कॉशंस एट कॉप 27। आपको पता है कॉप 27 अगले 2 हफ्तों तक चलेगी। ये इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटर्स, उन्होंने कंट्रीज को भरी सभा में ये बोला है कि देखिए, यू गैदर्ड है टुडे एट द कॉप 27 समिट। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास एक स्टार्क चॉइस है। 2 ऑप्शंस है आपके पास, या तो आप आज काम कर लें साथ में मिलके एमिशंस को कट डाउन करने में, या फिर अपने फ्यूचर जनरेशंस को आप कंडेम कर दें। आपकी जिस तरह की आप ग्रोथ परस्यू कर रहे हैं अनसस्टेनेबल, और उनको आप कंडेम कर दें टू द क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी, ठीक है। तो ये 2 चॉइसेस हैं, आप देख लीजिए। द चॉइस इज योर्स, आपने क्या करना है इसमें से, ठीक है। मिस्टर गटर्स कमेंट्स केम एट अ टाइम। अब देखिए बात क्या है, कॉप 27 एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे आ रही है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रही है। यूक्रेन में वॉर चलने के साथ साथ बहुत सारा सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है। और आपको ये भी पता है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज, यूके या फिर जर्मनी या फिर इन सारी कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे विंटर्स बहुत फ्रीजिंग होती हैं। तो विंटर्स बहुत फ्रीजिंग होती है, तो ऑफ कोर्स उनको गैस चाहिए, जो रशिया ऑफ कोर्स बार बार परमिट करने से रोक रहा है। सैबोटाज हो गया है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, 10% से ऊपर इन्फ्लेशन है यूरोपियन और बाकी एडवांस्ड कंट्रीज में। तो इस इतने इन्फ्लेशन के चलते हुए इतना एक्सपेंडिचर जो पहले वहां की सरकारों को कोविड के टाइम पे करना पड़ा, फिर अब करना पड़ रहा है, इतने खर्चों के बाद, इतने एक्सपेंडिचर के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कंट्रीज से कि वो क्लाइमेट फाइनेंस की कमिटमेंट करे? लेकिन इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्लाइमेट फाइनेंस। पहली बार हिस्ट्री में फाइनली इस टॉपिक को उठाया गया है कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगले 3 साल तक, यानी कि 2024 तक क्लाइमेट फाइनेंस के इशू पे बातचीत की जाएगी, डायलॉग किया जाएगा। 2024 तक कोशिश करेंगे कि एक फाइनल डिसीजन लिया जाए कि अच्छा, जो डेवलप्ड नेशंस है उनकी लायबिलिटी है ना, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस देने की, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में। क्योंकि डेवलप तो आप हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से हुआ, आप 200 सालों से डेवलप हुए हैं, तो आपकी वजह से आपने ग्लोबल वार्मिंग की। और पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे नेशंस, वहां पे फ्लड्स आ रही हैं। मॉलडीव जैसे जो आइलैंड कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग सबमर्ज, है ना। तो ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास तो रेवेन्यूज ही नहीं है। क्या होगा, क्या निकलेगा इस समिट से, हमें देखना है अगले 2 हफ्तों में। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है ह्यूमैनिटी हैज अ चॉइस, आइदर यू कॉपरेट और यू पेरिश। या तो आप कॉपरेट कर लो, या तो आप बर्बाद हो जाओ। यू वुड सीज टू एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अब देखिए ये बहुत स्पेसिफिक हो गए। एंटोनियो गटर्स इन्होंने बोला है सबसे बड़ी 2 इकोनॉमीज हैं, एक यूएस और एक चाइना। देखिए चाइना एक डेवलपिंग नेशन है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यूएस जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ा है और पर कैपिटा जीडीपी में भी बहुत बड़ा है। लेकिन चाइना एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कैपिटा यानी कि पर इंसान के पास कितना पैसा है, पर इंसान के पास कितना परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, उसमें काफी पीछे है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नंबर 1 अभी तो इंडिया इज ऑफ कोर्स सेट टू ओवरटेक चाइना, तो पर अभी तो ये लोग नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब तो आप डेवलप कर ही रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए एंटोनियो गटर्स ने बोला है यूएस और चाइना की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्वाइन करें एक दूसरे के एफर्ट्स में एंड यू मेक दिस पैक्ट अ रियलिटी। ओके, द स्पीच सेट एंड अब देखिए क्योंकि अब शुरू होने ही वाला है सारी नेगोशिएशंस जो 2 हफ्तों तक चलेंगी। गवर्नमेंट वुड कम एंड सिट डाउन एंड अटेंड एंड नेगोशिएट। पर इससे पहले जो एंटोनियो गटर्स की स्पीच बहुत जरूरी है कि क्या टोन वो सेट करते हैं आगे नेगोशिएशंस के लिए। और उन्होंने जो टोन सेट की है वो बहुत ही अर्जेंट है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी,
it is, you know, it is coming up with a lot more challenges now, and of course we have to cooperate. तो आप देख सकते हैं मिस्टर गटर्स कॉल्ड फॉर अ पैक्ट बिटवीन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट, इन्होंने वही बोला है कि एक पैक्ट, यू नो, हम उम्मीद करते हैं कि साइन हो पाए किसी तरह का अग्रीमेंट, यू नो, वर्ल्ड की जितनी रिचेस्ट इकोनॉमीज हैं और पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनके बीच में, क्योंकि हमें ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी तक, है ना। और साथ ही साथ में क्लाइमेट फाइनेंस की भी इन्होंने बात की है कि क्लाइमेट फाइनेंस अब तक, जब तक, यू नो, डेवलप्ड नेशंस नहीं देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? दे आर नॉट इवन डेवलपिंग राइट नाउ प्रॉपरली, दे नॉट इवन गॉट देमसेल्व्स दैट स्टेटस ऑफ डेवलप्ड नेशंस। तो वो डेवलप करेंगे या बाकी जो अपने डेवलपमेंट पे पैसा हटा के इन्वायरमेंट में लगाना शुरू कर देंगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा उनको। अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था, एक जर्मनी एक ऐसा देश है जो, you know, it is, you know, coming forward and saying कि okay, we understand, they are right in their you know, in their call for our cooperation on this issue। तो एक जर्मनी एक ऐसा आउटलायर कह सकते हैं आप, बाकी यूरोपियन कंट्रीज तो आप अभी देखेंगे हम कि किस तरह से एक ही वॉइस में बोल रही हैं। अगर हम बात करें यूएई, अब देखिए ये टोन, यू नो, कि फॉसिल फ्यूल से हमें ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी, तो बाकी ये जो तेल बेचने वाली कंट्रीज हैं, ओपेक कार्टेल जो है, जो ग्रुप है, या फिर रशिया, है ना, इतनी ये जो ऐसी कंट्रीज हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये फिर क्या करेंगे? ये तो, इनकी तो इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं, दे आर कंप्लीटली रिलायंट ऑन ऑयल, है ना। तो अभी तो आप देख सकते हैं, इसका भी अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको बताऊं कि सऊदी अरेबिया, यूएई अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने, डाइवर्सिफाई, बेसिकली नॉट एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ऑयल पे रिलायंट है कि अगर कल को ऑयल फील्ड्स बिल्कुल, यू नो, एग्जॉस्ट हो गई, या फिर कंप्लीटली आपने ट्रांजिशन कर लिया रिन्यूएबल एनर्जीज पे, तो फिर ये क्या, ये तो बर्बाद हो जाएंगे ये देश, है ना। तो बेसिकली, लेकिन अगर हम यूएई प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखें तो इन्होंने बोला है कि देखिए, ओपेक, क्योंकि हमारी कंट्री ओपेक का एक मेंबर है, तो हम तो तब तक कंटिन्यू करेंगे फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करना जब तक इसकी नीड है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है। अगर हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की स्टेटमेंट की बात करें, अब इन्होंने, देखिए, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, यूके में तो सरकारें ही इस चीज पे बदल रही हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना इजी आप बना सकते हैं, है ना। सरकारें इन द सेंस, बार बार जो कैबिनेट चेंज हो रहा है, प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, लिज ट्रस एक ऑल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड कर पाई और अपने प्रॉमिस पे खड़ी नहीं उतर पाई, है ना, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इस पे इन्होंने बोला है कि देखिए, क्लाइमेट को सुधारना और साथ ही साथ में एनर्जी सिक्योरिटी, ये दोनों साथ में चलना चाहिए, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। अब देखिए, इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्लाइमेट चेंज को संभालने की तरफ बिल्कुल लग गए, ठीक है, तो इमीडिएट टर्म में जो एनर्जी सिक्योरिटी अभी उनकी कंट्री को गैस से, ऑयल से विंटर्स में चाहिए, वो कैसे इंश्योर कर पाओगे? तो एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करें, और साथ ही साथ में ये नहीं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर गए लेकिन लोगों के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। या फिर अगर हम बात करें, अभी उनका, यू नो, कॉस्ट ज्यादा है, उसको वायबल बनाने के लिए, फीजिबल बनाने के लिए काफी स्टेप्स करने पड़ेंगे, काफी इनोवेशन होनी पड़ेगी, तो अभी थोड़ा टाइम है इस चीज पे। तो यही इन्होंने बोला है, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दिस ओनली। सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक्स प्लीज सीकिंग अ प्रोब अगेंस्ट सोरेन। देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने हेमंत सोरेन के केस में, फिर हमने इनके जो फादर हैं शिबू सोरेन के केस में भी हमने देखा था कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इन पे एलिगेशन था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने कैसे माइनिंग लीज खुद को दिलवाई थी। और देखिए, जब वो, ये खुद चीफ मिनिस्टर नहीं थे, कुछ साल पहले की बात है जब इनको माइनिंग लीज मिली थी, है ना, तो वो सरकार का लैंड था बेसिकली। तो उस समय तो ये लोग पावर में नहीं थे, लेकिन इन पे एलिगेशन क्या है कि जब अब ये पावर में आ गए हैं तब इन्होंने उस लाइसेंस को रिन्यू कर लिया, है ना। तो वो भी तो गलत ही है ना, इट गोज अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चलिए, वो तो एक अलग चीज थी, इनकी सरकार नहीं गिरी, जो हम लोगों को काफी डाउट था कि ऐसा होगा, सरकार गिरेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शायद उनका ओपिनियन भी मांगा गया है कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन अभी इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा लीड किया गया एक ये वर्डिक्ट है, यू नो, यू ललित जी, उन्होंने बोला है कि जो पीआईएल, बेसिकली आपने ये जो पिटिशंस वगैरह डाली हुई हैं किनके अगेंस्ट, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के खिलाफ के, यू नो, हमें चाहिए एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है। तो उन्होंने बोला ये तो केस ही, यू नो, मेंटेनेबल नहीं है, दिस केस इज नॉट इवन मेंटेनेबल।
ओके तो ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम सुधांशु धुलिया जी की स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने बोला है कि आपने बस ऐसे बोल दिया। ठीक है, देखिए आप हमेशा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, केस कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो तब तक मेंटेनेबल नहीं होता जब तक आप स्पेसिफिकली चार्जेस ना लेके आए। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आप समझिए कि कंपनी की वजह से बहुत प्रदूषण हो रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। इसके इस पर्टिकुलर चार्ज पे कोई सुनवाई नहीं होगी, ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। आई हैव टू प्रोवाइड द कोर्ट विद सर्टेन स्पेसिफिक केसेस कि अच्छा ये कंपनी है उसकी वजह से इतना परसेंट, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस, और उसकी वजह से इम्पैक्ट लोगों के लंग्स पे क्या हो रहा है, इस तरह का प्रॉपर कुछ कॉजल रिलेशनशिप मुझे लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, अदरवाइज दे डू नॉट इवन एंटरटेन योर पिटिशंस। और यही यहाँ पे हुआ है। उन्होंने बोला है कि अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग, पर मनी लॉन्ड्रिंग में तो बड़ा कुछ होता है, क्या किया है एग्जैक्टली इन्होंने, आप तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इट इज नॉट इवन सब्सटैंशिएटेड बाय एनीथिंग वर्दी जिसको हम एविडेंस बोल सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है। If you have to take your petitions to the Supreme Court, they have to be maintainable. Provide them with specificity. They do not talk in generalized terms. Okay. सेंटर अपोजेस पिटिशन इन हाई कोर्ट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ सेरोगेसी लॉ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपोज किया एक पिटिशन को जो बेसिकली सेरोगेसी एक्ट 2021 और ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस एक्ट 2021 के कुछ कुछ प्रोविजंस को चैलेंज करता है। सेंटर ने अपने एफिडेविट में बोला है कि सेरोगेसी लॉज जो बेसिकली एनैक्ट किए गए थे वो एक ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और उसका इंटेंशन ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सके कमर्शियलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोज एंड न्यू बॉर्न्स। कमर्शियलाइजेशन कैसे हो जाता है, कैसे हुआ करता था इससे पहले, क्योंकि देखिए आप एक वुमेन है जो बेसिकली जिनसे आप एक्सपेक्ट, देखिए जो बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अर्निंग के पर्पसेस के लिए, तो बहुत लोग उनके हेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर कई लोग उनको प्रॉपरली पैसा भी पे नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे इश्यूज थे इस तरह के। तो ये इन्होंने बोला है, सेंटर ने बोला है कि अगर जो प्रोविजंस चैलेंज किए गए हैं इन दोनों एक्ट्स के, तो अगर हम उन्हें बेसिकली डाइल्यूट कर देंगे, रिमूव कर देंगे या कुछ भी उसके साथ करेंगे, तो हमारा पूरा इंटेंशन, हमारा पूरा पर्पस जो लॉ का है, अमेंडमेंट का था, वही डिफीट हो जाएगा, वही हार जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। ये सेंटर का एफिडेविट है, लेकिन डेफिनेटली इस पे आप बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि ये जो केस है ना, इसमें कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं। अगर आपसे एज इट इज ये बातें लिखी आ गई तो यू शुड नो कुछ फैक्ट्स हैं। ओके, पिटिशन देखिए क्या कहती है। पिटिशन कहती है कि आपका ये जो लॉ है आप एक्सक्लूड कर देते हो एक सिंगल मैन, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है या फिर जिसके शादी करने के कोई इरादे ही नहीं है। एक सिंगल मैन कभी भी सेरोगेसी से एक बच्चा नहीं प्रोड्यूस करवा सकता अपने लिए, या फिर एक बच्चा इस तरह से नहीं सेरोगेसी से he cannot get a surrogate child for himself. Okay, तो ये चीज क्योंकि वो सिंगल है, और साथ ही में आपको ये भी पता है कि एक मैन जो है, एक अडॉप्शन का भी हम बात करें, एक लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता अगर सिंगल मैन है, ये बात आपको अडॉप्शन वाले रूल्स में भी पता है। ठीक है, और साथ ही में अगर हम सेरोगेसी लॉज को देखें, मैरिड वुमेन है, अब कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है, अगर उसका एक बच्चा ऑलरेडी है अपने हस्बैंड में से, तो फिर वो भी सेरोगेसी का बेनिफिट नहीं उठा सकती एज अ रिप्रोडक्टिव चॉइस। ओके, दे हैव ऑल्सो चैलेंज द बैन, क्योंकि इधर यहाँ पे मतलब रैशनल ये है सरकार का, जब आप बच्चा कर सकते हो, आपका ऑलरेडी एक बच्चा है, देखिए प्योरली मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप मैरिड हो, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं अपने लिए एक बच्चा आप चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, वूम्ब नहीं उसको एक प्रॉपर कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता फीटस को, या कोई भी मेडिकल रीजन हो सकता है। अगर जब तक ये मेडिकल रीजन नहीं है, आप बस आपके पास टाइम नहीं है और आप अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते, इसीलिए आप सेरोगेसी से एक बच्चा चाहते हैं, या यू डू नॉट वांट योर, सेंटर की यही बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी उस समय जब पार्लियामेंट में इसे डिबेट किया गया था, दैट many women choose on surrogacy because they do not want their appearance or their anatomy to get disfigured during pregnancy and all of that, and it goes against ethics. ये बहुत बड़ी डिबेट है। I'm not saying that I agree with this or not, that's a different thing, पर ये डिबेट थी उस समय। ठीक है, अगर इसको चैलेंज किया गया है, उन्होंने एक और चीज चैलेंज की, एक तो सिंगल मैन हमने देख लिया, मैरिड वुमेन का केस देख लिया, साथ ही में इन्होंने चैलेंज किया है जो कंप्लीट बैन आपने लगाया हुआ है कमर्शियल सेरोगेसी पे। कमर्शियल सेरोगेसी पे कंप्लीट बैन कि कोई भी वुमेन जो है जिसके आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है, वो बस जो वुमेन है वो यही उनका बिजनेस है कि वो सेरोगेसी से बच्चे आपको करके देती हैं, इट इज एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये कम्प्लीटली बैंड है। तो अब आप सेरोगेसी से अगर अपना बच्चा करवाना चाहते हैं, तो वो जो वुमेन है वो आपकी कोई रिलेटिव होनी चाहिए, इस तरह का कुछ कनेक्शन आपका होना चाहिए उनसे। ठीक है, तो ये चीज अगर हम बात करें क्या केसेस हैं, अगर आपसे 2-4 पॉइंट लिखने के लिए आगे, तो थोड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप लिखेंगे ना उसमें, यू हैव टू लाइक
इंजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवेयर इन योर आंसर समवेयर। ओके, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, पिटिशनर्स ने बोला है कि द पर्सनल डिसीजन ऑफ अ सिंगल पर्सन अबाउट द बर्थ ऑफ अ बेबी थ्रू सेरोगेसी दैट इज द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज अ फेसेट। अब देखिए जो आर्टिकल 21 है, अगर हम जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट की बात करें, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इसको एक्सटेंड करके राइट टू लाइफ का एक पार्ट बताया था, राइट टू प्रिवेसी, बिकॉज यू कैन नॉट लिव विद डिग्निटी इफ यू डोंट हैव प्रिवेसी इन योर लाइफ। तो उसी का एक सब पार्ट है राइट टू हैव रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। आप खुद चूज करेंगे, आपकी चॉइस है, आप बच्चा कैसे चाहते हैं कैसे नहीं चाहते। तो ये उसके अगेंस्ट जाता है सरोगेसी लॉ। अगर हम बात करें, ये कुछ फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 अ मैरिड कपल कैन ऑप्ट फॉर सेरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ठीक है, मैरिड कपल में कपल की डेफिनेशन क्या है हम वो भी देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इन द प्रीलिम्स। ओके, सो डू नॉट बी शॉक्ड व्हेन यू लुक एट द पेपर। राइट, तो लॉ कैसे डिफाइन करता है कपल को, व्हाट इज अ कपल, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल मेक अ कपल। तो यहाँ पे लिखा है कपल इज बेसिकली अ मैरिड इंडियन मैन एंड वुमेन। तो बेसिकली इंडियन से आपको क्या पता चलता है, ये लोग बाहर का कोई इंसान आके यहाँ पे अपने किसी से बच्चा नहीं करवा सकता। द कपल हैज टू बी कंप्लीटली इंडियन, ठीक है, मैरिड इंडियन मैन एंड वुमेन, एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स एन एज क्राइटेरिया, जहाँ पे विमेन की एज 23 से 50 के बीच में होनी चाहिए और मैन की एज होनी चाहिए 26 से 55 के बीच में। अगर आप इस एज ब्रैकेट में लाए करते हैं तभी आप सेरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे, ठीक है, 23 to 50, 26 to 55। अगर हम बात करें द कपल शुड नॉट हैव, अब इधर भी मैरिड कपल हो गए लेकिन आपका खुद का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। रैशनल बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बच्चा खुद कर सकते हैं देन व्हाई टू ऑप्ट फॉर सेरोगेसी। ओके, दो द लॉ अलाउ सिंगल विमेन, अब सिंगल विमेन बेसिकली सेरोगेसी से अपने लिए एक बच्चा करवा सकती हैं। पर इधर भी एक और चीज है इस लॉ में कि या तो आप विडो हैं, योर हस्बैंड इज नॉट अलाइव एनी मोर, या फिर आप डिवोर्सी हैं, आपके अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है और आपकी उम्र, यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया है 35 to 45 के बीच में है, तभी आप सिर्फ एक बच्चा सेरोगेसी से बेसिकली अपने लिए यू कैन गेट अ सेरोगेट चाइल्ड फॉर योरसेल्फ। द लॉ डज नॉट अलाउ बेसिकली अ सिंगल मैन टू गो फॉर सेरोगेसी। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में देख ही ली कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। Law panel must rethink age criterion for consensual sexual intercourse, कर्नाटका हाईकोर्ट। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि ये इस तरह का इशू बहुत बार बहुत सारे कोर्ट्स के सामने आ रहा है, बहुत सारे एडिटोरियल जिस पे काफ़ी 3-4 सालों से लिखे जा रहे हैं। फाइनली इस चीज़ के बारे में आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस अराइजिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है एक्चुअल में द इशू, व्हाट इज द इशू। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, उनको रीथिंक करना पड़ेगा जो एज क्राइटेरिया उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है। आईपीसी की बात कर लो या पॉक्सो की बात कर लो, 18 साल के बच्चे को ही आप समझते हैं कि बालिग है और वही अपना कंसेंट दे सकता है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो ये एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आने की बिल्कुल जरूरत है। आई लेट यू नो व्हाई। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है, आई लेट यू नो क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑलराइट, टू एड्रेस द इशू ऑफ सच इंस्टेंसेस। अब देखिए बहुत सारे लव अफेयर्स ऐसे आ रहे हैं बहुत सारे कोर्ट्स के सामने जहाँ पे जो गर्ल है वो माइनर होती है और जो बॉय है, गर्ल और बॉय दोनों ही माइनर होते हैं, जो 16 साल से बड़े हैं लेकिन 18 साल से कम है, मतलब 17 साल के हैं, 16 प्लस है। तो इस तरह से मतलब आप कैसे वो दिख भी रहे हैं कि हमें एडल्ट है, उन्होंने कंसेंट भी दिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज लॉ ये कहता है कि 18 साल से नीचे उसको रेप माना जाएगा, उसको कंसेंट माना ही नहीं जाएगा। 18 साल से कम का बच्चा कंसेंट उसको पता ही नहीं है होता क्या है। तो ये बहुत ही इसमें फ्लूइडिटी ना होने की वजह से बहुत सारे बेफालतू के केसेस सामने आ रहे हैं। ऑब्वियसली आई लेट यू नो, यहाँ पे केस इन पॉइंट है, द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, अब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ओके, कि आप बेसिकली कमेटी बनाएं जो एक मैकेनिज्म तैयार करेगा कि कैसे हम स्टूडेंट्स को एडुकेट कर सकते हैं एटलीस्ट क्लास 9 ऑनवर्ड्स, या 9 पता नहीं क्यों लिखा है, ठीक है, हम क्लास 9 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट बच्चों को बताएं तो कि क्या क्रिमिनलाइज है, क्या उनको पता ही नहीं है, बच्चों को पता नहीं क्यों इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह की एजुकेशन एक अर्ली एज से क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती। कौन से हम उसमें जी रहे हैं कि अचानक से एक झटका लग जाता है बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद, ओ वी डिडंट नो अबाउट इट, व्हाई।
ओके तो लेट देम नो, एडुकेट देम ऑन दिस मैटर कि अच्छा पॉक्सो एक्ट के तहत ये कुछ कुछ क्राइम्स हैं, या यानी कि अगर कोई और भी इस तरह के प्रोविजंस हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं कि अगर आप एक लड़की को कुछ सेकंड से ज़्यादा के लिए स्टेयर करेंगे वो भी एक क्राइम है, उनको बताएं तो क्राइम होता क्या है, आईपीसी के तहत कितनी एज लिमिट है, ये सब कुछ बताएं, और अगर आप ये क्राइम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, एटलीस्ट पीपल शुड नो दिस, है ना। ऑलराइट, अब देखिए डिवीजन बेंच, उन्होंने ये जो डिवीजन बेंच है उन्होंने पॉइंट किया है कि कोर्ट के पास इस तरह के बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं। अब क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे एक लड़का और लड़की ने बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली, वो 17 साल के हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, 16 से 18 के बीच में है, और उन्होंने शादी कर ली, उनको पता भी नहीं है कि शादी नहीं कर सकते, ठीक है, फिर उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद लड़की की जो माँ बाप हैं उन्हें वो उन्होंने बोला कि नहीं ये पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, या अगर वो प्रेग्नेंट हो गई उनकी बेटी या फिर कुछ भी है, वो केस कर दिया उन्होंने, और उनको मतलब फिर उधर जाके पता चलता है कि उन दोनों ने तो शादी कर ली है, तो माँ बाप उनसे लड़ने लग पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो बात ये है, दीज एक्ट्स आर डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ, अब यहाँ पे इस तरह की चीजें क्यों हो जाती है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है, दे हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द माइनर गर्ल एंड द बॉय, एंड मेनी अ टाइम बोथ नो ईच अदर, बहुत इसमें जो होते हैं 16 to 18 ईयर उम्र के, वो यूजुअली क्लास फेलोज, बैचमेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, सो दे नो ईच अदर, दे कंसेंट फॉर दैट एक्ट, बट ऑफ कोर्स द फैमिलीज डू नॉट लाइक दे बीइंग मैरिड और द concept of they being together, and hence they turn hostile against the court, either against the family of the boy. Okay, so these cases are very very difficult to handle. अब देखिए एक ये आर्टिकल, I have to discuss with you 3 articles on EWS quota, but that we would take up at the end. Okay. NPR needs to be updated again to incorporate changes due to birth, death, migration center. अब देखिए मैं आपको इससे पहले कि ये दोनों आर्टिकल्स समझाऊं, मुझे आपको ये बताना है, होम मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, एनुअल मतलब हर साल निकालती है, हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो अपनी अचीवमेंट्स या फिर जो भी उन्होंने किया, उसका रैशनल क्या था, जो भी अमेंडमेंट्स वो लेके आए, प्रपोज की, कोई भी एक्शन लिया, वो सब कुछ बताती है उसमें, अचीवमेंट्स को बोस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, इससे ये अच्छा हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज देख लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसी एनुअल रिपोर्ट के तहत ये दो हमने आर्टिकल्स देखने हैं, और हम देखते हैं, ये तो आपके लिए जो ये आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आर्टिकल्स मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, FCRA के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि अब बिल्कुल नीड है किस चीज़ की, कि हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को दोबारा से थोड़ा अपडेट करें, क्योंकि देखिए जब NPR लास्ट टाइम अपडेट हुआ था 2015 में, उसके बाद से बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, कई लोग पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और जा चुके हैं, वहाँ पे रेजिडेंट बच्चे भी नहीं है उस पर्टिकुलर जगह के, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, कई लोग और पैदा हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें हमें ऑफ कोर्स अपडेट करनी है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है। NPR ऑफ कोर्स यू हैव टू नो समथिंग अबाउट NPR को सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था UPA सरकार, यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 2010 में, इसको अपडेट किया गया था 2015 में, ठीक है। और अपडेट कैसे किया, बेसिकली यू कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ओके, अब देखिए बहुत सारी स्टेट्स जो हैं जहाँ पे रूलिंग पार्टी अभी नहीं है, वो ऑफ कोर्स अपोज कर रही है NPR को, उनका ये कहना है NPR जो, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, NPR सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत अंडरटेक किया जाता है, दैट इज ट्रू। ओके, तो बेसिकली बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप ये जो है बेसिकली NPR ये फर्स्ट स्टेप है, इससे पहले कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाए, NRC जो असम के केस में हुआ है, जिसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने की बात है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट इज क्लैरिफाइड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कि हमारा कोई इरादा है ही नहीं कंपाइल करने का NRC एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। द रिपोर्ट सेड द NPR इज प्रिपेयर्ड अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप रूल्स 2003 जो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत बनाया, बेसिकली उनके लिए रूल्स बनाए गए थे, ठीक है। अगर हम 2015 की बात करें, ओके ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल बट इंपॉर्टेंट। ओके, 2015 में जब NPR को अपडेट किया गया था, कुछ फील्ड्स में बेसिकली डेटा लिया गया था, नेम, जेंडर, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फादर्स एंड मदर्स नेम, ओके अपडेट किए गए थे। आधार, मोबाइल एंड राशन कार्ड नंबर्स वर आल्सो कलेक्टेड।
Okay, so to incorporate the changes due to birth, death and migration, there need to be an update on it. The ministry said the NPR could be updated. अब देखिए ये important है, मिनिस्ट्री ने कहा है जरूरी नहीं है कि हमें घर घर जाना पड़े NPR को अपडेट करने के लिए. इट एज यू नो होना, अब देखिए क्योंकि प्रॉपरली आप डिजिटल हो ही रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वेब पोर्टल पे खुद आप कर सकते हो, सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हो, आप जाइए अपडेट कीजिए, कर दीजिए डेटा फीड्स को. अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है या फिर आप किसी इंसान का बर्थ हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट डेमोग्राफिकल हमें पता चल जाएगा. यू कैन, आप खुद से कर सकते हैं. ओके, ये चीज. FCRA चेंजेस एम टू स्टॉप अनप्रोडक्टिव NGO स्पेंडिंग. अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने खुद को बेसिकली आप कह सकते हैं जस्टिफाई करते हुए बोला है कि हमने एक अमेंडमेंट की थी 2020 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट में. ठीक है, तो हमने उसका एक रीजन था, हम डिस्करेज करना चाहते हैं NGOs को कि वो अनप्रोडक्टिव आइटम्स में बेफालतू, उनका काम क्या है, अच्छाई किसी अच्छे काम के लिए, किसी सोशल काम के लिए, किसी सोशल कॉज के लिए काम करना, तो वो करो ना. बाप बेफालतू के पैसे अनप्रोडक्टिव आइटम्स पे क्यों लगाने, स्टाफ की सैलरीज बहुत ज्यादा क्यों देनी, जब ये एक सोशल वर्क सोशल वॉलंटियर है, इतनी सैलरीज क्यों देनी, लग्जरी व्हीकल्स कि अच्छा स्टाफ क्रेटा में जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट शुडंट बी लाइक दैट. तो हमने बेसिकली डिस्करेज करने के लिए NGOs को वो अमेंडमेंट की थी. तो अब हम देखते हैं क्या अमेंडमेंट थी. Okay, the amendments would help effectively monitor the receipt and utilization of foreign contribution. आप समझ ही गए होंगे FCRA क्या करता है, NGO को फॉरेन डोनेशन अलाउ की जाती है, लेकिन आप उसको स्पेंड कैसे कर रहे हो, कितनी आई है रिसीट, कि कैसे स्पेंड कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि नहीं, वो ये एक्ट के तहत देखा जाता है. ठीक है, तो इट सेड प्रोविजन सच एज आधार. अब देखिए हम देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, कि इट सेट प्रोविजन सच एज आधार ऑफ की फंक्शनरीज ऑफ NGOs की जो की फंक्शनरीज हैं, हेड्स हैं, मैनेजर्स एंड ऑल ऑफ देम, तो इनके आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली थ्रू डेजिग. अब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बैंक अकाउंट में आप जाके अपने NGO का बैंक अकाउंट खुलवाए और वहीं पे आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगी सिर्फ. ठीक है, कंप्लीट बैन. अब थर्ड हम देख लेते हैं, कंप्लीट बैन ऑन डोमेस्टिक ट्रांसफर. अब ठीक है, आपने फॉरेन फंड्स आपने फॉर एग्जांपल रिसीव किए जर्मनी से, अब आपका ये जो फॉरेन फंड आया है आपके NGO के लिए आया है ना, तो आप डोमेस्टिकली अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार, मैनेजर का रिश्तेदार है जी, उनको दे दो, ऐसा नहीं हो सकता. या किसी और NGO को ट्रांसफर कर दिया, नॉट अलाउड. ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. अब साथ में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसको 20% तक. अच्छा, ये आपका फॉरेन फंड आया है, इसमें से सिर्फ 20% है जो आप अपने सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि सर्वे करवाना है उसमें इतना पैसा लगेगा. पहले 50% लिमिट हुआ करती थी. ठीक है, तो इट वुड डेफिनेटली इंश्योर एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर्स. आधार ले लिया क्योंकि आपने एलिमिनेट करेगा चांसेस ऑफ बेनामी और बोगस एंट्री. आधार से ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आधार भी लिंक्ड है और प्रॉपर सर्वे हो रहा है. एंड वुड डिस्करेज एक्सपेंडिचर ऑन अनप्रोडक्टिव आइटम्स लाइक इन्फ्लेटेड सैलरीज. ओके, पॉश बिल्डिंग्स एंड ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई. सो ओके, अगेन दिस इज सेकेंड आर्टिकल जो हमने देखना है एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के साथ. वर्डिक्ट में सील फ्लेट. ओके, नॉट हियर. ऑल राइट, एक और लास्ट, आई थिंक ये लास्ट पेज है जो हमें यहाँ से देखना है. UK कोर्ट ग्रांट्स इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ मिडलमैन संजय भंडारी. तो फाइनली क्या हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंडे को क्लियर कर दिया है एक रिक्वेस्ट को, इंडिया द्वारा एक रिक्वेस्ट है कि भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए एक मिडिल मैन, जो आप एक एजेंट कह सकते हैं बेसिकली, संजय भंडारी को वापस इंडिया में भेजा जाए क्योंकि वो वहाँ पे एस्केप करके रह रहे हैं. ठीक है, तो उन पे केसेस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, टैक्स इवेजन के केसेस हैं, भारत के इनकम टैक्स लॉस के तहत उन्होंने टैक्स इवेजन किया है. ओके, लेकिन अब देखिए फाइनली इस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा है ठीक है हमारी तरफ से तो क्लियर हो गया एक्स्ट्राडिट करने का इनका जो प्रपोजल है इंडिया का, लेकिन अब फाइनल डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा लिया जाएगा. देखिए यूके में आज भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वही चीज़ चल रहा है जब ये लेके आए थे हमारे यहाँ पे गवर्नर वगैरह, ये सब कुछ अभी भी वहाँ पे वैसे ही चल रहा है. ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं पहले के मुकाबले, बट स्टिल द अक्यूज में चैलेंज. अब देखिए अक्यूज के पास क्या रेमेडी है, वो चैलेंज कर सकते हैं वर्डिक्ट को इन हायर कोर्ट ऑफ अपील. सो ऑफ कोर्स इतनी जल्दी तो ये नहीं आने वाले यहाँ पे. द फर्स्ट प्ली सेंट ऑन April 15, 2020 पर्टेन टू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, जिसको इन्वेस्टिगेट किया था ED द्वारा. फिर साथ में टैक्स इवेजन किया इन्होंने, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स एक्ट के तहत, इनकम टैक्स के एक्ट के तहत. ठीक है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है.
बेसिकली इन्होंने बोला है कि हमने एक विंडो दी थी, आपको याद होगा ब्लैक मनी एक्ट के तहत, एलिफेंट बॉन्ड स्कीम आई थी, जिसमें बेसिकली क्या किया था कि जितना भी ब्लैक मनी आपने किया आप खुद से बता दो, हम बस 45% आपसे लेंगे, बाकी आपका हो जाएगा, कुछ कुछ हम बॉन्ड्स दे देंगे और आप पे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएंगे हम पर। उन्होंने वो भी इसको अवेल नहीं किया और सामने नहीं आए अपने टैक्स इवेजन का सच लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अमेंडेड, सेल फ्रॉम टुमारो। अब देखिए क्या हुआ है, ये यहाँ पे इतना इनफ नहीं लिखा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है ये इस पे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस दोनों में से आएगा ही आएगा इस बार डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये केस अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको बेसिकली मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बेसिकली क्या हुआ है इस बार, इसको बताने से पहले आई वुड टेल यू समथिंग एल्स ऑल्सो। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो बेसिकली 2018 में लाई गई थी, ओके, तो इसमें क्या था कि आपको ये बात पता है कि एक साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, 10 दिन के लिए, बेसिकली जब फ्रॉम द इशूइंग डेट उससे 10 दिन के लिए ये बॉन्ड्स वैलिड होते हैं, आपको उतने में खरीदना होता है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ कोर्स बेसिकली एनोनिमिटी वगैरह ये सब कुछ आपको पता है, हम बहुत बार देख चुके हैं, और आपको पता है ये बॉन्ड्स हैं, ये किसके मल्टीपल्स में सेल किए जाते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़, ये बात आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे इस स्कीम के तहत ये चीज प्रोवाइड की गई है, एक प्रोविजन है कि एक एडिशनल, वैसे तो ये साल में 4 बार आपको पता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, है ना, चार बार बेसिकली इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर बेसिकली कोई लोकसभा इलेक्शन है, जिसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं लोकसभा का, अगर वो जो साल है वो बेसिकली लोकसभा इलेक्शन का साल है, अगर हम 2024 की बात करें, 2024 में क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो उसमें ये 4 बार जो आप जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में इशू कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप 30 दिन और सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है ये बेसिकली एक्ट या स्कीम, कि आप 30 दिन और के लिए लो यानी कि इशू करवा सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा है, अब आपको पता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस हैं, ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, एक ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन के तहत ये बताया है कि अगर कोई साल है, यानी कि ये साल जो है ना, और अगर कोई स्टेट इलेक्शन है इस पर्टिकुलर साल में, और वो स्टेट जिसके पास, या वो यूनियन टेरिटरी जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर है, तो उस साल में बेसिकली 15 दिन एक्स्ट्रा और दिए जा सकते हैं, उन 4 बार के अलावा 15 दिन एक्स्ट्रा और दिए जा सकते हैं बॉन्ड्स इशू करने के लिए। तो वही हुआ है, ट्यूसडे से उन्होंने फिर बॉन्ड इशूइंग स्टार्ट भी करवा दी है, ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं बेसिकली। आई वुड जस्ट मूव ऑन टू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं हम सारे एक साथ देखेंगे। ऑलराइट, एक तो ये आर्टिकल है ना, 2 और आर्टिकल्स है, लेकिन उससे पहले आई वुड मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 4 क्या क्वेश्चंस थे ईडब्ल्यूएस जजमेंट में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टैटिक इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस। व्हाट इज द 103rd अमेंडमेंट? ठीक है, देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को, इस अमेंडमेंट बिल को बेसिकली पास किया गया था लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा 2019 में, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे 124th अमेंडमेंट बिल है, तो 124th इसीलिए, और जबकि अगर हम अमेंडमेंट देखें तो 103rd है, क्योंकि बीच की जितनी भी अमेंडमेंट्स है वो पास नहीं हो पाई होंगी, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको बेसिकली प्रेसिडेंट का असेंट मिला, कब मिला, जनवरी 12 को 2019 के, और फाइनली इसको बना दिया गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज अगर हम बात करें क्या करती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हो तो कुछ ऐड करोगे, कुछ डिलीट करोगे, कुछ तो करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है ये अमेंडमेंट करके इंसर्ट करती है, आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है, राइट टू इक्वालिटी के तहत। आपको ये बात पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या है, किस तरह का क्वेश्चन क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर को ये पिटिशनर्स ये कह रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है ऐसा जिसके खिलाफ है ये? इक्वालिटी, ठीक है, जैसे सेक्युलरिज्म या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। वैसे इक्वालिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, ठीक है। तो पिटिशनर्स का ये कहना था इक्वालिटी के खिलाफ है, अब कैसे वो हम एडिटोरियल में देखेंगे, लेकिन आपको पता है राइट टू इक्वालिटी की पार्ट है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है और ये एम्प्लॉयमेंट में
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्लॉज 6 यहाँ पे भी ऐड किया गया, क्लॉज 6 यहाँ भी ऐड किया गया। बेसिकली क्या करने के लिए कि रिजर्वेशन 10% दी जाएगी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को, जो इंक्लूडेड नहीं है बाकी बैकवर्ड क्लासेस में या ओबीसीज में या एससीज में या एसटीज में, ठीक है। इनके अलावा जो जनरल कैटेगरी में से बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको ये रिजर्वेशन दी गई है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इनिशियल रिक्वायरमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स। मैंने इनिशियल रिक्वायरमेंट बोला है, ना कि प्रमोशन। ओके, प्रमोशन के लेवल पे अभी तक तो वैसे नहीं दी गई है ये रिजर्वेशन, ठीक है। इनिशियली अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है गवर्नमेंट जॉब्स में तो ही आपको ये रिजर्वेशन मिलती है। ओके, इट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू गिव रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। किस ग्राउंड पे? रिलीजन के ग्राउंड पे। आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख कुछ भी हैं, आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। आप किसी रेस को बिलोंग करते हैं, गोरा, काला, कैसा भी, एथनिसिटी कोई भी, ठीक है। तो वैसे तो ये वर्ड्स ही डेरोगेटरी हैं, बट नॉनदलेस। कास्ट कोई भी आप बिलोंग करते हैं। सेक्स देखिए आपको ये याद रखना है, RRCS, ठीक है, और साथ में प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जेंडर भी यहाँ पे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या करता है? हमने आर्टिकल 15 देख लिया, आर्टिकल 16 भी देख लेते हैं। इट गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप किसी भी जगह को बिलोंग करते हैं और आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए कोई भी, तो आप यू आर फ्री, यू आर इक्वल इन गवर्नमेंट्स आइज। ओके, द एडिशनल क्लॉजेज ओके गेव पार्लियामेंट द पावर। अब देखिए ये आपने 16 क्लॉज वहां पे डाल दिया, 16 आर्टिकल 16 में भी 6 क्लॉज डाल दिया, तो इससे बेसिकली पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट को आपने पावर दे दी कि अब आप कोई भी स्पेशल लॉ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बना सकते हैं। जैसे आप SC ST के लिए एक्ट बना हुआ है, तो वैसे ही आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई भी एक्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस? क्या है डेफिनेशन? अब यही एक क्वेश्चन बन गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था जनवरी 31 को 2019 में कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो जो बेनिफिशरीज हैं दे शुड नॉट बी कवर्ड बाय SC ST OBC रिजर्वेशंस, और उनकी ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम मतलब आपके पापा मम्मी भाई जो भी सारे मिला के जितना कमाते हैं, इट शुड बी बिलो ₹8 लाख, ठीक है। और नोटिफिकेशन ने साथ साथ में स्पेसिफाई किया था कि जो इनकम है, अब इनकम क्या है इसकी भी डेफिनेशन दी थी। ऑल्सो दे वुड नॉट क्लेम बेनिफिट्स अंडर द EWS कोटा इफ देयर फैमिलीज possess सर्टेन स्पेसिफिक एसेट्स। अगर कुछ स्पेसिफिक एसेट्स हैं आपके पास, एक बेसिकली ये तो एक वो है जनरल स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। उसके बाद जो नोटिफिकेशन प्रॉपर आई हम देखते हैं क्या था। सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि आपने 8 लाख का क्राइटेरिया, कि ये देखिए 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया है ना, आई विल डिस्कस विद यू कि क्यों थोड़ा सा फ्लॉड है। ये एक एडिटोरियल आया है क्योंकि 8 लाख बहुत सारे लोग आ जाते हैं 8 लाख के अंदर। 8 लाख बहुत बड़ी चीज है, 50,000 भी अगर किसी की इनकम है एंड ऑल ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड दैट। तो 8 लाख का क्राइटेरिया किस बेसिस पे आपने फिक्स किया? तो सेंटर ने इसका जवाब देते हुए बोला था कि ठीक है, हमें रिविजिट करना पड़ेगा इस एस्पेक्ट को, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमने 8 लाख का क्या एग्जैक्टली सॉलिड क्राइटेरिया क्या था, ठीक है। तो फिर इसके लिए 3 मेंबर पैनल बिठाया गया कि आप यू प्लीज सी कि इसमें कुछ गलत तो नहीं किया हमने, 8 लाख कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है। तो फिर वैसे ही जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने इस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस कमेटी की रिपोर्ट ने बोला कि ₹8 लाख का जो थ्रेशोल्ड है वो रीजनेबल है और इसको रिटेन किया जाना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही में इस कमेटी ने ये बोला कि EWS में एक्सक्लूड irrespective of income a person whose family has, आपकी इनकम चाहे 8 लाख है, 6 लाख है, 2 लाख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा की एग्रीकल्चरल लैंड है तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा EWS से। इस कमेटी की इस बात को भी एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही में ऑल्सो द रेजिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया में ऑल टुगेदर भी रिमूव, ये कमेटी का बेसिकली एक रिकमेंडेशन थी कि रेजिडेंशियल, क्योंकि बात यह है आपका 100 गज का घर है लेकिन आप कमा नहीं रही है, वो तो पुश्तैनी भी हो सकता है। सो दैट इज द क्वेश्चन। उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते हम कि आप इकोनॉमिकली डिप्राइव हैं कि नहीं। अब क्या 4 क्वेश्चंस थे, ये एज इट इज आपके लिए लिखने के लिए आ सकते हैं, तो हम देखेंगे एक एक करके। कैन देयर बी कोटाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन? सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। देखिए एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित जी, उन्होंने भी डिसेंट किया है, यानी कि वो फेवर में नहीं थे EWS
के कोटा के, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3:2 की स्प्लिट वर्डिक्ट आई है, यानी कि सिर्फ एक वोट से मेजोरिटी ओपिनियन ये केस है या वर्डिक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर 1 का क्वेश्चन है, कैन देयर बी, क्या कोटा दिया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो इस पे मेजोरिटी ओपिनियन ने बोला है यस। इन हिज ओपिनियन, अगर हम जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी की बात करें, उन्होंने बोला है कि पावर्टी बिल्कुल एक एडिक्वेट मार्कर है, पावर्टी एक बिल्कुल सही क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि एक इंसान डिप्राइव्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको बेसिकली स्टेट, अगर वो डिप्राइव आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो स्टेट के ऊपर है कि कैसे रिजर्वेशन के माध्यम से वो इस डेप्रिवेशन को एड्रेस करेंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर जूरिस्प्रूडेंस थी होल्डिंग दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी, अब देखिए ये इंदिरा सानी जजमेंट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंदिरा सानी जजमेंट पे, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से जाके पढ़िए। तो इंदिरा सानी जजमेंट ने बोला था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अकेला एक बेसिस नहीं हो सकता डिटरमाइन करने के लिए कि एक इंसान बैकवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है, पर साथ में कास्ट का क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरिया भी होना चाहिए उसके साथ मिलके, सोल क्राइटेरिया कभी भी इकोनॉमिक, क्योंकि जिन्होंने कास्ट डेप्रिवेशन या कास्ट इनजस्टिस सफर किया ना, वही एक्चुअल में पुअर है। इंदिरा सानी के जजमेंट ने ये देखा था, मोस्टली ये केस है भी। तो दोनों को साथ मिलके, दोनों फैक्टर्स को आप देख सकते हैं, पर सोल क्राइटेरिया इकोनॉमी का नहीं हो सकता। लेकिन अब बेसिकली आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया, इज समवॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू, राइट। अगर हम जस्टिस बेला त्रिवेदी की बात करें, ये भी मेजॉरिटी ओपिनियन में ही थी, ठीक है। उन्होंने एक सेपरेट ओपिनियन दिया, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्कर ये है इस ओपिनियन से कि हाँ बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन, यस दे कैन बी, पर इनका रीजन इन्होंने कुछ और दिया। जस्टिस पारदीवाला ने भी रीजन कुछ और दिया है, तो हम देखेंगे क्या इन्होंने रीजन दिया। ओके, बट कॉन्करिंग ओपिनियन अपहेल्ड दैट द amendment based on the presumption that the legislature understands and appreciates the needs of its own people। हमें ये पता चलता है EWS रिजर्वेशन से कि एटलीस्ट पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, सरकार को ये बात समझ आती है कि हमारे लोगों की नीड क्या है और उसको वो एड्रेस करते हैं। जस्टिस पारदीवाला का अगर हम देखें, उन्होंने क्या बोला है, कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस आर नॉट डिक्लेयर्ड। हमें पता है, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आता, ठीक है। वो नहीं क्लियर करते इस वाली एलिजिबिलिटी को, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन एक सेपरेट रिजर्वेशन तो दे सकते हैं। हम क्यों लगे हुए हैं कि वो एलिजिबल है 15 क्लॉज 4 के तहत कि नहीं है, सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है, नहीं, कोई और क्राइटेरिया है, एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी है जिसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन भी तो एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन सिर्फ कोटा नहीं होता। रिजर्वेशन एक होता है वीक रिजर्वेशन, एक होता है स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं, वीक रिजर्वेशन में सरकार सब्सिडीज देती है, या फिर सरकार वीक एफर्मेटिव एक्शन में तो, या फिर सरकार, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, फ्री एंड कंपलसरी, ये भी तो एक फॉर्म है रिजर्वेशन का। तो आपने क्या इसको 15 क्लॉज 4 के तहत देखा? नहीं देखा ना, तो आपने दी ये, है ना। तो वैसे ये भी एक डिफरेंट क्राइटेरिया, हम एक बार डिफरेंट क्लास हमने आइडेंटिफाई किया है जिसको नीड है और हम उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्यों हम उसको बार बार क्वालिफाई करवाएं 15 क्लॉज 4 के तहत? ये इन्होंने बोला है, ठीक है। माइनॉरिटी ओपिनियन देख लेते हैं। जस्टिस रविंद्र भट्ट, आपको पता है कि इन्होंने डिसेंट किया है, साथ ही में जस्टिस यूयू ललित ने कॉन्कर किया है इनके डिसेंटिंग ओपिनियन से। तो इन्होंने क्या कहा है, सेड दैट व्हाइल लॉज दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स बेस्ड ऑन ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया डू नॉट बाय देमसेल्व्स। इन्होंने बोला हम समझते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी की हेल्प या किसी को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करी जानी चाहिए। इट डज नॉट वायलेट द राइट टू इक्वालिटी, पर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करती है कि रिजर्वेशन टू ओनली बी कम्युनिटी बेस्ड एंड नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक। मतलब कम्युनिटी पूरी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड, ना कि इंडिविजुअल सेंट्रिक। आपको इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर कास्ट है तो उसमें सारे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब आपको इंडिविजुअल को उनके हाउस होल्ड के बेसिस पे, उनकी इनकम के बेसिस पे एक एक करके बेसिकली आइडेंटिफाई करके फिर उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसाज नहीं किया था। सो वाइल एक्सेस टू पब्लिक गुड्स सच एज टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज कैन बी अलाउड, इनका ये कहना है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वुड नॉट बी परमिसिबल। आप इकोनॉमिकली अगर आप क्राइटेरिया रख भी रहे हैं तो उनको सब्सिडीज देके, स्कॉलरशिप्स देके, इस तरह से प्रेरित कीजिए। एक प्रॉपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन देना, आई थिंक इट वुडंट बी मेंटेनेबल। इट इज इनकंसीवेबल दैट द डिलीशन ऑफ कास्ट एज प्रोस्क्राइब्ड ग्राउंड। अब देखिए ये एक डिफरेंट
क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन देने का। दूसरा क्वेश्चन है आपने इस कोटा में से एक्सक्लूड कर दिया SC ST और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस को, तो अब क्या ये सही है कि नहीं। ओके तो अब हम देखते हैं। मेजॉरिटी ओपिनियन कहते हैं नहीं, हमने तो बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या ये एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेटरी है, क्वेश्चन ये था। तो इनका कहना नहीं, क्योंकि जस्टिस महेश्वरी ने इस पे कहा there cannot be a competition of claims for affirmative action based on disadvantages. Reservation cannot be denied to one section because the segment is otherwise not suffering from other disadvantages. इन्होंने बोला है कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जस्ट इस वजह से रिजर्वेशन देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि वो कास्ट के बेसिस पे वो सफर करके नहीं आए। इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर हम जस्टिस पारदीवाला की बात करें तो उन्होंने बोला है कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है इज एग्जॉस्टिव फॉर reservation in favor of backward classes, but the section is not exhaustive to the concept of reservation. इन्होंने बोला कि अच्छा जो अगर हम क्लॉज 4 देखें, ठीक है, वो बताता है कि सिर्फ SC BC सेक्शन जो है सिर्फ उनको हम दे सकते हैं रिजर्वेशन। तो जरूरी तो नहीं है कि हम इसी पर्टिकुलर क्लॉज के तहत देखें कि किसको रिजर्वेशन मिलना। ठीक है, इस क्लॉज के तहत आपने SC ST SC BC या OBCs को दे दिया, अब एक और क्लॉज ले आओ आप एक डिफरेंट कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए, एंड दैट्स फाइन। तो हम वो तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसिंग अनदर affirmative action method is read as separate and distinct, जैसा कि मैंने आपको बताया। माइनॉरिटी ओपिनियन देख लेते हैं क्या है कि क्या डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं। इन्होंने बोला है कि हम स्ट्राइक डाउन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो इक्वालिटी का डिक्टम है उसको डिस्क्रिमिनेट करता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन लेके आता है। तो हम देखते हैं क्या। ओके तो इन्होंने बोला है इन्होंने 3 रीजंस दिए हैं कि कैसे एक्सक्लूड करना इकोनॉमिक क्राइटेरिया से, क्योंकि बात ये है सुप्रीम जो SCs हैं STs हैं OBCs हैं वो भी तो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो सकते हैं। तो आपने इस इकोनॉमिक कोटा से इनको एक्सक्लूड कर दिया तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके लिए इन्होंने 3 रीजंस दिए हैं। फर्स्ट, इट अदर्स दो सब्जेक्टेड टू सोशली क्वेश्चनेबल एंड आउटलॉड प्रैक्टिसेस दो दे आर अमंग्स्ट द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी के खिलाफ जाता है क्योंकि बेसिकली अब एक प्रॉपर 10% की रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आपने दे दी। लेकिन आप ये भी जानते हैं ये जो कास्ट बेस्ड जितनी भी पास्ट में इनजस्टिस हुए हैं इनके खिलाफ सबसे ज्यादा पुअर तो यही है। तो आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया में से इन्हें ही निकाल दिया, विच इज रॉन्ग। सेकंड रीजन इन्होंने दिया है एक्सक्लूजन वर्चुअली कन्फाइंस SC ST OBC विद इन देयर एलोकेटेड रिजर्वेशन कोटास। ठीक है, बेसिकली आपने जब इनको एक्सक्लूड कर दिया तो आपने हमेशा के लिए ये बता दिया कि SCs को सिर्फ और सिर्फ 15% रिजर्वेशन ही मिलेगी, इससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकती। STs को 7.5% और OBCs को 27%। तो आप बेसिकली ये आपने उनको डिनाई कर दिया। थर्ड इन्होंने रीजन दिया है डिनाइज द चांस ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम रिजर्व्ड कोटा बेस्ड ऑन पास। अब देखिए बात ये है इन्होंने बोला है कि इस वजह से आप मोबिलिटी आपने डिनाई कर दी, क्योंकि अगर देखिए बाय चांस आपने कोटा लिया, ठीक है, आपने पहले रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे आपको मिला, लेकिन अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का रैशनल क्या है, अमेलगमेशन करना, यानी कि पर्टिकुलर कास्ट द्वारा अगर हम ब्राह्मण्स या अपर कास्ट थी उनको सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफिशियल पोस्ट्स थी उनको मिलती थी। तो बेसिकली बाकी जो कास्ट हैं जो इससे अमेलगमेट नहीं हो पाई हैं उनको भी हम मौका दें, थोड़ा सा हेड स्टार्ट दें ताकि वो इन पोस्ट पे भी आ सके, ये रैशनल था। अब फाइनली ठीक है अमेलगमेशन हो गया या फिर जो भी हो गया वो एक ठीक है। अब किसी भी तरह की पहले जो इनजस्टिस हुआ करता था छुआछूत एंड ऑल ऑफ दैट हैज एंडेड, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो शायद आ सकता है, क्या पता वो पहले ठीक हो लेकिन अब इकोनॉमिकली डिप्राइव हो गए हों। तो फिर आप मोबिलिटी अगर उनको इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन चाहिए तो उनको कैसे मिलेगी। ठीक है, कैन कोटा फॉर पुअर ब्रीच द 50% सीलिंग। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था ये कोटा क्या 50% सीलिंग जो इंदिरा सानी जजमेंट ने रखी है कि देखिए 50% तो आप मेरिटोरियस बच्चों को दोगे ना, जो प्रॉपरली अपनी मेरिट के बेसिस पे लड़के अपने एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं जॉब के लिए, दे आर फाइटिंग फॉर इट प्रॉपरली एंड कंप्लीटली ऑन देयर मेरिट, उसको 50% तो सीट मिलेगी ना। तो आपने लेकिन इसको भी ब्रीच कर दिया, और यही चीज जस्टिस यूयू ललित ने भी स्टार्टिंग में बोला था जब केस की सुनवाई शुरू हुई थी कि क्या सिर्फ 40% ही सीटें मेरिटोरियस लोगों के लिए बचेंगी। तो यही चीज यहाँ पे बात की गई है।
ओके, 9 जज बेंच। अब देखिए बात क्या था, अगर हम इंदिरा सानी जजमेंट की बात करें, एक 9 जज बेंच था वो, जिसमें बेसिकली ओबीसी कोटा 27% देने को अपहोल्ड किया गया था कि वो ठीक है, पर इन्होंने बोला था उस समय भी, देखिए अगर आपको याद होगा, अभी कांग्रेस है, दे आर टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस ईडब्ल्यूएस कोटा, तो क्योंकि उन्हीं की ये बेसिकली कह सकते हैं प्रपोजल था उस समय पे, तो 10% कोटा को स्ट्राइक डाउन किया गया था उस समय इंदिरा सानी जजमेंट, क्योंकि इंदिरा सानी जजमेंट में ये बोला गया था इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल reason for providing reservation. The first key point in that ruling was that a backward class cannot be determined, and अब ये हम देख चुके हैं, it may be a consideration. All right, this we have seen इन द करंट केस। अब देखिए बात क्या है, जो करंट केस है, एक 5 जज को बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था लेकिन 5 जज बेंच, तो आप ऑब्वियसली, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, एक 5 जज बेंच एक बड़े बेंच की वर्डिक्ट को तो ओवररूल नहीं कर सकता, जो 9 जज बेंच था, ठीक है, तो बेसिकली अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इंदिरा सानी जजमेंट के लिए ही तो हम ये दे रहे हैं, ये जो हमारी वर्डिक्ट है, इट कंप्लीटली अलाइंस विद इंदिरा सानी जजमेंट। ओके, तो अगर क्वेश्चन आपसे ये आता है कि ये जो वर्डिक्ट आई है ईडब्ल्यूएस कोटा की, डज इट गो अगेंस्ट इंदिरा सानी जजमेंट और इट अलाइंस विद इंदिरा सानी जजमेंट, तो आप ये लिखिएगा, ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, पहले यू ऑफ कोर्स राइट समथिंग अबाउट इंदिरा सानी जजमेंट, उसमें क्या दो बेसिकली चीजें निकल के आई थी, एक तो 27% वाला कोटा अपहोल्ड किया था, साथ ही में 50% की सीलिंग आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे, इन द करंट केस अ 5 जजमेंट, ओके, विच वॉज डिलीवर्ड बाय लार्जर बेंच बट फाउंड रीजनिंग टू अपहोल्ड द ईडब्ल्यूएस कोटा, वी विल रीड हाउ। ओके, मेजॉरिटी ओपिनियन का ये कहना है, जो जस्टिस महेश्वरी ने दिया है, कि 50% सीलिंग, जो 50% सीलिंग थी वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी, मतलब एससीज, एसटीज, एससीबीसीज, ओबीसीज जो इसमें आते हैं, वो उनके लिए है, मतलब उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ 50% मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक हमने तो नहीं, जो एक नया हमने बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लास आइडेंटिफाई कर लिया है, जो पुअर है, जो डिप्राइव्ड है, तो वो 50% में कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि नहीं, ये बिल्कुल एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। माइनॉरिटी व्यू क्या कहता है, ऑल्दो जस्टिस भट्ट रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग अ व्यू ऑन वेदर इट इज permissible to breach the 50% ceiling, the minority opinion warned that आप बेसिकली अगर यही चीज आपको समझने की जरूरत है, दैट यू वुड ईट अप द रूल ऑफ इक्वालिटी। आप 40% सीट सिर्फ मेरिटोरियस बच्चों के लिए कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ये इन्होंने बोला। द माइनॉरिटी ओपिनियन ऑल्सो स्टेटेड दैट गोइंग अबव 50% बिकम्स अ गेटवे टू फर्दर इन्फ्रैक्शंस। ओके, आप और इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हो 50% की ब्रीच करके लिमिट को। हाउएवर सिंस द क्वेश्चन इज ऑल्सो पेंडिंग बिफोर, अब इन्होंने साथ ही साथ में क्या बोला है, आई वुड टेल यू, तमिलनाडु में ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्ट करता है जो 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करके 69% रिजर्वेशन देते हैं वहाँ के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो कोर्ट के पास ऑलरेडी पेंडिंग है 1996 से, कि उसके खिलाफ ऑलरेडी पिटिशन पेंडिंग है। तो फिर आप बेसिकली जस्टिस भट्ट ने बोला, रविंद्र भट्ट ने, तो आप उनको क्या कहोगे, फिर तो ठीक है 69% रिजर्वेशन भी ठीक है जो तमिलनाडु के लॉ के तहत दी जा रही है, यू कैन नॉट ऑफ कोर्स ओवर रूल दैट ऑल्सो, है ना। ये इन्होंने बोला है, कैन प्राइवेट कॉलेजेस बी फोर्स टू हैव ईडब्ल्यूएस कोटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्राइवेट कॉलेजेस को भी आप फोर्स कर सकते हो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। तो बेसिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट हैज पावर टू मेक रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, ओनली जस्टिस महेश्वरी, सिर्फ जस्टिस महेश्वरी का ओपिनियन बेसिकली इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले पार्ट से उन्होंने डील किया है, किसी भी और जस्टिस ने इस बात पे कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे उन्होंने क्या बोला है, ऑलराइट, अनएडेड इन्होंने बोला है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी फंड नहीं करती या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी, है तो वो नेशनल मेन स्ट्रीम का पार्ट ना, पढ़ा तो आप हमारे ही बच्चों को रहे हो, नेशन के लोगों को ही बिल्डअप कर रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग ओनली, एजुकेशन इज अ मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, इजंट इट। ओके, तो यही चीज इन्होंने बोली है कि इससे पहले भी जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस को अपहोल्ड किया है, तो इन्होंने बोला इट इज नॉट पर से वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, दस रिजर्वेशंस एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट in private institutions where education is imparted. The opinion added that Parliament now would have the benefit of Supreme Court's earlier verdict upholding the constitutional amendment that introduced right to education. इन्होंने बोला जब right to education आप private institutions में भी जाके देखिए, private जितने भी schools हैं उसमें भी EWS जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जब आप ये वाला एक रिजर्वेशन का पार्ट वहाँ दे सकते हैं, तो फिर अब ये क्यों नहीं दे सकते, आप वहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए क्यों नहीं प्रॉपर्ली
एम्प्लॉयमेंट में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज में क्यों नहीं कर सकते जब स्कूल पे हो सकता है? तो ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, ऑन द फेस ऑफ इट अ न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स सोली। ओके, देखिए जब ये 2019 में ये पॉलिसी आई थी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल बेसिस के सोल बेसिस जिसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे एक कोटा दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ऑन द फेस ऑफ इट हमें पता था इसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स, बहुत सारे पिटिशंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर गिवन दैट, लेकिन बात ये थी कि ये जो स्पेशल प्रोविजन EWS कैटेगरी के लिए लाया गया था, तो पर बात ये थी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने देखा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो आप इसके खिलाफ अगर पिटिशन डालेंगे तो आप सिर्फ यही डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है, और कोई आप इसके खिलाफ पिटिशन नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में ये पार्लियामेंट की स्क्रूटनी को पास करके आ चुका है। सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन जिस बेसिस पे आप इसके अगेंस्ट कुछ फाइल कर सकते हैं वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, ठीक है। बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट द अमेंडमेंट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बता दिया कि इक्वालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी। इन द प्रोसेस द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन, अच्छा, एफर्मेटिव एक्शन एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आता है, क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, उसको बिल्कुल एक शिफ्ट कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है एक ऐसी तरह की रिजर्वेशन को जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है 3 एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज जो ऑलरेडी रिजर्वेशन की एग्जिस्ट करती हैं, SCs, STs and SEBCs, okay, and is extended solely on the basis of economic criteria। अगर हम इंदिरा साहनी जजमेंट की बात करें, एक 9 बेंच जो जज 9 जज बेंच था, उन्होंने बोला था कि ओबीसी रिजर्वेशन को हम अपहोल्ड कर रहे हैं, पर ऑफ कोर्स हम ये चीज़ हम देख चुके हैं, इन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ साथ बोला था एक और चीज़ जब तक नहीं होती तब तक आप नहीं दे सकते। हाउएवर द क्राइटेरिया वर यूज्ड टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स while the groups continue to be eligible for reservation. At the same time, the court struck down, all right, this is something we've already seen, the logic behind this scheme of affirmative action जो इंदिरा साहनी जजमेंट से निकल के आती है वो ये था कि रेजर्वेशन एक टूल है जो बेसिकली जिस तरह के ग्रुप्स जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम एवेन्यूज से एक्सक्लूडेड रहे हैं पिछले हज़ारों सालों के लिए, हज़ारों नहीं तो सेंचुरीज के लिए, ठीक है, उनको बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको हम एडवांस करें, थोड़ा सा उनको एमालगमेट करें, while it should not become a benefit or reward for individual members of the same groups who may have made reasonable progress, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, क्रीमी लेयर की कैटेगरी इंदिरा साहनी जजमेंट में आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो ओबीसी है, ओबीसी की कैटेगरी में भी इकोनॉमिक क्राइटेरियन है, ऑफ कोर्स, है ना, कि ओबीसीज बहुत लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे या फिर और भी जितने सारे पॉलिटिकल आप देख सकते हैं कितने सारे ग्रुप्स हैं जो ओबीसी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, तो आप ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो चुके हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो इकोनॉमिकली एडवांस हो गए हैं तो आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं ओबीसी की और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बात ये है कि ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो इंदिरा साहनी जजमेंट में ही आ चुका था, पर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरियन इसीलिए आया था क्योंकि एक्सक्लूड करना था कुछ लोगों को रिजर्वेशन में से, लेकिन अब जो आया है वो EWS के माध्यम से इकोनॉमिक क्राइटेरिया तब आया कि हमें कुछ लोगों को इंक्लूड करना है रिजर्वेशन में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। द रिजॉर्ट टू इकोनॉमिक और इनकम क्राइटेरियन एज अ सोल मार्कर फॉर आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी इज ऑब्वियसली अनसस्टेनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया थोड़ा सा अनसस्टेनेबल है। इफ 5 जजेस, ओके, ऑल द 5 जजेस agree that the introduction for an economic criterion does not violate the constitution. However, Justice S. Ravindra Bhatt with Justice Chief Justice of India concurring has correctly found out, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक इस तरह का एफर्मेटिव एक्शन जो 40% सिर्फ और सिर्फ सीट्स मेरिटोरियस बच्चों के लिए छोड़ती है, इट विल ईट अप राइट टू इक्वालिटी। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, ऑफ कोर्स इसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है क्योंकि बहुत ही लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया था, है ना। तो कोर्ट कुड नॉट हैव लाइटली, अब कोर्ट भी इसको ऐसे ही, जो इतनी बड़ी अमेंडमेंट पास करके आई है, कोर्ट भी ऐसे ही इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। ये बात आप लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ कोर्स हैज टू एक्नॉलेज कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की और पार्लियामेंट के पास विजडम भी है लॉ बनाने की, तभी तो उनको इलेक्ट किया गया उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज, और उनके पास बिल्कुल हक है कि वो एफर्मेटिव एक्शन का एक नया क्राइटेरिया लेके आए। देयर ओपिनियंस होल हार्टेडली एंडोर्स द एक्सक्लूजन ऑफ
communities that benefit from existing reservation norms, contended that exclusion is necessary to achieve the intended object. Okay, this is not important. This approach is clearly flawed because this creates, अब देखिए बात क्या है, इन्होंने बोला है, इस आर्टिकल ने, इस एडिटोरियल ने ये बोला है, आप वर्टिकल रिजर्वेशन स्कीम बना रहे हो, आपने अलग से एक कॉलम बना दिया, एक अलग ही कैटेगरी आपने आइडेंटिफाई कर ली उसको रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है, क्योंकि बात ये है हॉरिजॉन्टली, ये इशू तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस अगर आप 4 कॉलम बनाते हो, एक एससी का, एक एसटी का, एक एससी बीसी का और एक जनरल का, ठीक है, तो सारी ही कैटेगरीज में से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, सिर्फ एक अलग सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप कह रहे हो जनरल के पास है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप वर्टिकल आपने ये करके हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट को तो इग्नोर कर दिया, ठीक है, बट कंसिडरेबली बट कॉन्शियसली एक्सक्लूड द लार्ज सेगमेंट, देयर वाज सम मेरिट इन, ओके दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया था, आप 8 लाख रुपए का आपने क्राइटेरिया रख दिया ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है आईटी रिटर्न्स, आप तब तक नहीं फाइल करते जब आप 2.5 लाख तक की इनकम आपकी अगर नहीं है टैक्सेबल इनकम, तो 2.5 लाख से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें एडवांस माना जाता है, अगर हम इस तरह से देखें इनकम टैक्स के क्राइटेरिया से, तो 2.5 लाख रखते हैं ना पीडब्ल्यूएस क्राइटेरिया भी, है ना, आप खुद सोचिए जब आपको आईटीआर सिर्फ तब तक फाइल नहीं करनी जब आप 2.5 लाख आपकी इनकम नहीं है, ग्रॉस इनकम, तो फिर उसके ऊपर मतलब आपकी इंडिविजुअल इनकम, तो फिर आपने ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया 8 लाख किस बेसिस पे रख दिया, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेपरेटली देखा गया है, ओके, यहाँ पे यही चीज लिखी है, नथिंग मच हियर, ओके, एक दो और आर्टिकल्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, कुछ कुछ चीजें उनमें से, ऑलराइट, ये तो हम देख चुके हैं, ये मैंने तमिलनाडु का आपको बता दिया, अब हम देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी cannot continue indefinitely से सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडियन एक्सप्रेस में कवर नहीं हुई, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा। 3 judges on the constitution bench in views which formed both the majority and minority opinion said that the policy of reservation education and employment cannot continue for an indefinite period। अब देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, हम बना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जजेस ने कहा है, ठीक है, मैं उनकी आई एम जस्ट पुटिंग देयर वर्ड्स इन माय माउथ, ऑलराइट, उन्होंने कहा है हम 75 ईयर्स अपनी इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अनइक्वल है ना, तभी तो रिजर्वेशन देनी पड़ रही है, तो एक कोई टाइम स्पैन तो बनाइए कि कब तक हम इक्वालिटी अटेन कर लेंगे इस तरह की, या क्या होगा एग्जैक्टली, कुछ तो वी शुड हैव दिस इन ऑन माइंड, शुडंट वी, ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है कि ऑलराइट वी हैव कवर्ड दिस, इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने पॉइंट आउट किया है जो लोग एससी या एसटी कोटा के लिए क्वालिफाई होते हैं, अगर हम हाउस ऑफ पीपल की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल इन द सेंस लोकसभा या फिर जो बाकी विधानसभा होती हैं, तो उसमें 80 साल का ही बेसिकली टाइम है, इट वुड सीज आफ्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आए 80 साल हो जाते हैं, तो फिर जब ये पीरियड आने वाला है तो इस चीज़ में भी तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा, इनका बेसिकली इनडायरेक्ट रेफरेंस है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा आज हम अपहोल्ड कर रहे हैं, ये बेला त्रिवेदी जी जो हैं उन्हीं के स्टेटमेंट है, जो बेसिकली मेजॉरिटी ओपिनियन जो उन्होंने दिया है फेवर में ईडब्ल्यूएस के, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को हम कर तो रहे हैं, वैलिड है, पर ऑफ कोर्स इसका भी एक टाइम स्पेन, कुछ एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इट शुडंट कंटिन्यू इंडेफिनेटली, इट कैन नॉट, ओके, जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि 80 साल इसका टाइम पीरियड है, साथ ही में अगर हम एंग्लो इंडियंस की खत्म हो गई ना पार्लियामेंट और असेंबलीज में जो उन्हें रिजर्वेशन मिलता था 2 सीट्स का 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो बेसिकली ये भी इन्होंने बोला है कि कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऑलराइट, अगर हम बात करें एक माइनॉरिटी व्यू जो बेसिकली जस्टिस रविंद्र भट्ट ने दिया है, उसमें भी उन्होंने बोला है, रिमाइंड किया है इस बात को कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बोला था कि रिजर्वेशन ऑफ कोर्स टेम्पररी है, एक एक्सेप्शनल चीज है ये, ऑफ कोर्स आप इसको अगर हमेशा के लिए चलाओगे इट वुड ईट अप द रूल ऑफ इक्वालिटी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।